ब्लू। हाँ ठीक है, बोलना शुरू करो। हेलो हेलो। अरे बोलना शुरू हेलो। करो तुम। इसमें देखती हूँ मैं दिख रहा है। कॉमरेड शैलेंद्र शैली स्मृति व्याख्यान माला में शामिल इस आभासी मंच के माध्यम से उन सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि इस व्याख्यान माला में इस वर्ष मुझे आमंत्रित किया गया है। कॉमरेड शैलेंद्र शैली के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था और उसके बाद छत्तीसगढ़ के एक अलग राज्य का निर्माण होने के बाद छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर से और ख़ास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में वामपंथी आंदोलन के निर्माण में उनकी भूमिका अभूतपूर्व थी। कॉमरेड शैलेंद्र शैली, कॉमरेड सुधीर मुखर्जी, कॉमरेड बहादुर सिंह धाकड़, ये वो त्रयी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में वामपंथी आंदोलन को बनाया, सहेजा, संवारा और आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं उनमें उनका एक अभूतपूर्व योगदान इस त्रयी का रहा है। मैं लोक जतन के तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं और इसके साथ ही लोक जतन ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ के पत्रकार कमल शुक्ला को पुरस्कृत किया है। उसके लिए भी मैं लोक जतन का आभार व्यक्त करता हूँ। कमल शुक्ला ने अपने उद्बोधन में खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में और बस्तर में सच को सामने रखने के साहस की बात की थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के बारे में कुछ भी कहना बड़े साहस की बात है। आप सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण आदिवासियों के नाम पर हुआ। 1/3 आबादी छत्तीसगढ़ की आदिवासियों की है। 12% आदिवासी छत्तीसगढ़ की आबादी दलितों की है। 45% आदिवासी और दलितों से मिलकर ये छत्तीसगढ़ बनता है। जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण आदिवासियों के नाम पर हुआ, उसी छत्तीसगढ़ में आज आदिवासी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं और इसका बहुत ही साफ कारण है। हम सब लोग जानते हैं कि आज हम पूंजीवादी शोषण के उस कारपोरेट युग में पहुंच गए हैं जिसका चेहरा बर्बर है, जिसका चेहरा आदमखोर है और इस कारपोरेट युग के पूंजीवाद के लिए जीने का अधिकार केवल उसी के पास में है जो उसके बाजार में शामिल हो सके, जो उसके मुनाफे को बढ़ा सके। इस कसौटी में हमारे छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी समुदाय है वो बाजार का हिस्सा बन नहीं सकता। वो कारपोरेट मुनाफे को बढ़ाने का साधन बन नहीं सकता। उसके पास इतनी आर्थिक औकात नहीं है और इसलिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से आदिवासियों को ये कारपोरेट युग पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं। कारपोरेटों को आदिवासियों की जमीन चाहिए, उसके जंगल चाहिए,
नदी चाहिए, पहाड़ चाहिए, जमीन के अंदर दबी हुई खनिज संपदा चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों पर वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन इस प्राकृतिक संसाधनों के असली जो मालिक है, प्राकृतिक रूप से जो मालिक है, उन मालिकों को वो देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो उनके मुनाफे को बढ़ाने में कहीं पर भी मददगार नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद देश का दूसरा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। ये वो छत्तीसगढ़ है जहां देश के सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए 10 जिले मौजूद है। पूरे देश में 115 पिछड़े हुए जिलों को चिन्हित किया गया है। इन 10 जिलों में 7 जिले आदिवासी जिले हैं। इन 10 जिलों में एक जिला कोरबा भी शामिल है, जिसको हम ऊर्जाधानी जिले के रूप में बात करते हैं, जिसके बारे में ये कोरबा है जो पूरे छत्तीसगढ़ को बिजली देता है। ये कोरबा है पूरे देश को जगमग करने में अपना योगदान देता है। लेकिन ये वो कोरबा है जो हमारे देश के 115 पिछड़े हुए जिलों में भी शामिल है। तो आप जो है प्राकृतिक संसाधनों से जो संपन्न जिले हैं, जहां आदिवासी ही आदिवासी रहते हैं, जिनकी बहुतायत है, उन आदिवासियों की जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, उसका बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से जूझ रही है। ये महामारी, ये बीमारी पूरी दुनिया के मानव सभ्यता के लिए चुनौती बनकर सामने आई है। जिस छत्तीसगढ़ को आज से 1 माह पहले हम ये मानते थे कि इस बीमारी से लगभग वो मुक्त है, आज उसी छत्तीसगढ़ में 9,000 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। उसी छत्तीसगढ़ में 3,000 सक्रिय मरीज हैं और ये संख्या 3 लाख लोगों के बीच टेस्ट से निकल कर आई है। सब जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना टेस्ट की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ उससे अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इस महामारी का बड़ी तेजी के साथ प्रसार हो रहा है। 2.5 करोड़ से कुछ ऊपर हमारी छत्तीसगढ़ की आबादी है। यदि आबादी के अनुपात में ही इन सरकारी आंकड़ों को प्रक्षेपित कर दिया जाए तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज 7 से 8 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज है। लेकिन इन लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक कोई पहुंच नहीं है। और हमारे आदिवासी भाई कितनी बड़ी संख्या में इस बीमारी का शिकार हो रहे होंगे, इसका भी हम अंदाजा नहीं कर सकते। अरे आदिवासी क्षेत्रों में जहां सरकार की कोई पहुंच नहीं है, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जहां हर सामान्य बीमारी विकराल रूप ले लेती है, लेकिन इसके बावजूद हर असामान्य मौत को भी सामान्य मौतों में गिना जाता है, वहाँ हम समझ सकते हैं कि जो
बीमार लोग होंगे उनको कोरोना पॉजिटिव के रूप में चिन्हित नहीं किया जा रहा है। जो मर रहे हैं उनको सामान्य बीमारी मानकर या सामान्य मौत मानकर रोज होने वाली मौतों में शुमार किया जा रहा है। ये स्थिति जो है हमारे छत्तीसगढ़ की है। तो ये जो बीमारी है वो बीमारी भी आदिवासियों के जीवन अस्तित्व पर एक समुदाय के रूप में संकट बनकर सामने आई। इस संकट से निपटना हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने आम जनता को इस बीमारी से लड़ने के लिए उसके अपने भरोसे में छोड़ दिया है, ठीक वही स्थिति आज हमारे राज्य की है कि यहाँ की सरकार ने आम जनता से केवल यही अपील किया है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, आप मास्क लगाइए, बीमारी की गंभीरता को समझिए और इससे घबराने की जरूरत नहीं। केवल 50 मौतें हुई हैं। सही बात है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौतें केवल 50 है, लेकिन इन मौतों की जो विकरालता है, जो पूरी मानव सभ्यता के सामने इसने जो चुनौती पेश की है, उस चुनौती को हमारे प्रदेश की सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है। पूरी अर्थव्यवस्था बाकी देश की तरह ही छत्तीसगढ़ की अस्त व्यस्त हो रही। पिछले 3 माह से लोगों के रोजगार छीन लिए गए हैं, आजीविका के उनके पास कोई साधन नहीं है। गर्मी की खेती किसानी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। 5 लाख प्रवासी मजदूर और इनमें से अधिकांश आदिवासी अपने गांव में पहुंच चुके हैं। भूखमरी की स्थिति है। हमारे प्रदेश की सरकार के पास 12 लाख टन चावल का अतिरिक्त भंडार है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रदेश की गरीब जनता और आदिवासी जनता का पेट भरने के लिए वो इस भंडार को खोलना नहीं चाहती। वो केंद्र सरकार से लगातार अनुमति मांग रही है कि इस चावल का इथेनॉल बनाने की हमको अनुमति दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का जो रुख है, उस रुख से अलग राज्य सरकार का कोई रुख नहीं, अलग कोई रुख नहीं है। नीतिगत मामलों में कांग्रेस और बीजेपी में धर्मनिरपेक्षता के कुछ पैमाने को छोड़कर कोई अलग चेहरा कांग्रेस का सामने नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री के भाषण में हमारे प्रदेश की इस बदहाली से लड़ने के कोई उपाय इस बार भी नहीं बताए गए हैं। 3 बार उन्होंने संबोधित किया है, तीनों बार आम जनता के लिए शून्य रहा है, शून्य बटे सन्नाटा रहा है। ये स्थिति हमारे प्रदेश की है और सभी कोई जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो पिछड़ा हुआ है, सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन यदि सामाजिक आर्थिक पैमाने पर हम पूरे छत्तीसगढ़ को कसने की कोशिश करेंगे, जांचने की कोशिश करेंगे, तो सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आय 150 रुपये है। छत्तीसगढ़ के 75% परिवारों की मासिक आय 5,000 रुपये से नीचे है। 15% परिवारों की मासिक आय 5 से 10,000 रुपये के बीच में है। और हम जानते हैं सरकार की अपनी कमेटियां खुद ही कह रही है कि एक परिवार को जिंदा रहने के लिए आज कम से कम 20-21 हज़ार रुपयों की जरूरत है। नतीजा ये है कि जब लोगों के पास आय के पर्याप्त साधन ही नहीं है तो भयंकर गरीबी में वो जी रहे हैं, भूखमरी से वो बदहाल है, कुपोषण से ग्रस्त है। और ये छत्तीसगढ़ की सामान्य स्थिति है। यदि इसको एक समुदाय के रूप में आदिवासी
क्षेत्रों में प्रक्षेपित किया जाए तो ये तस्वीर, ये सामाजिक आर्थिक जो संकेतक है जिनसे मानव विकास सूचकांक बनता है, ये कम से कम 1.5 से 2 गुना तक फैलता है। मसलन स्वास्थ्य सूचकांक का एक बड़ा पैमाना कुपोषण होता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 38% लोग कुपोषित हैं, लेकिन पूरे आदिवासी समुदाय में कुपोषण की ये दर लगभग 50% तक जाती है। बस्तर में 2/3 बच्चे कुपोषित हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में जो 5 लाख बच्चे कुपोषित है जिसको सरकार ने चिन्हित किया है, उसमें से 60,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे अकेले बस्तर के। तो सामाजिक आर्थिक जो पिछड़ापन है आदिवासी समुदाय में, जो औसत सूचकांक, आर्थिक या सामाजिक सूचकांक हमारे प्रदेश का है, इन समुदाय तक जाते जाते इनकी विकरालता 1.5 से 2 गुनी तक बढ़ जाती है। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासी, यदि उनकी पहुंच शिक्षा तक नहीं है, यदि उनकी पहुंच स्वास्थ्य तक नहीं है, यदि उन्हें शुद्ध पेयजल नहीं मिलता, यदि उनके पास आजीविका के साधन नहीं हैं, तो निश्चित रूप से एक समुदाय अपने अस्तित्व के संकट से निश्चित रूप से जूझ रहा है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट सामने है। पूरे प्रदेश में आदिवासियों की आबादी में 1.25% से ज़्यादा की गिरावट आई है। सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जब सभी समुदायों की आबादी बढ़ रही है तो ऐसे कौन से कारण हैं, कौन से तथ्य है, कौन से कारक काम कर रहे हैं कि आदिवासी समुदाय की आबादी में गिरावट आ रही है। और यदि किसी भी समुदाय की आबादी में गिरावट आ रही है तो ये माना जाना चाहिए कि उस आबादी का, उस समुदाय का जीवन अस्तित्व संकट में है। 7 समुदाय छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के विलुप्ति के कगार पर है। भील है, कोरकू है, परजा है, सहरिया है, सौर है, सोर है, ये तमाम ये जो आदिवासी जातियां हैं, सरकार ने इनको चिन्हित किया है कि अगले 10 साल के बाद इस समुदाय का कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी में रहेगा कि नहीं रहेगा कहा नहीं जा सकता। यदि ये प्राचीनतम आदिवासी जातियां इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई तो आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासी एक और उन्नत आदिवासी सभ्यता वो विलुप्त हो जाएगी। इस बात की चिंता हम सब लोगों को करनी पड़ेगी। तो मानवीय सभ्यता के आधार पर, मानव विकास के आधार पर जिन चीजों तक पहुंच हमारे आदिवासी समुदाय की होना चाहिए, बहुत साधारण सी बात है। आज विद्युत, प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी मानव जीवन के लिए, उसके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है, ये वो कारक है जो मानव जीवन को आगे बढ़ाता है। 95 आदिवासी गांव 4 जिलों के पूरी तरीके से अंधेरे में हैं। प्रदेश के 465 गांव
और 700 मजरा टोले यहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है और कुल मिलाकर 8.5 लाख घरों में हमारे छत्तीसगढ़ के बिजली नहीं जलती। लगभग 50-55 लाख परिवार हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। 8.5 लाख घरों में बिजली नहीं जलती, इसका मतलब यह है कि लगभग 15% घरों में रोशनी नहीं पहुंचती। और 15% घरों में रोशनी नहीं पहुंचती, इसका मतलब यह है कि आदिवासी समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका आज भी इस कारपोरेट युग में भी अंधेरे में जीने के लिए विवश है। और जब वो अंधेरे में है तो स्वाभाविक है कि जिस कंप्यूटर युग का शोर ये सरकार करती है, जिसका ढोल ये सरकारें पीटना चाहती है, पीटती रहती है लगातार, उस तक उनकी पहुंच होने का तो सवाल ही नहीं होता। और जो 42 आदिवासी जातियां हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है, उन 42 आदिवासी जातियों में भी 12 आदिवासी जातियां आज भी अपनी मान्यता के लिए संघर्षरत है। इस समुदाय को के अधिकांश लोगों को एक आदिवासी होने के नाते जो सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, शिक्षा और नौकरियों में उनको जो आरक्षण की सुविधा मिलना चाहिए, पीडीएस तक उनकी जो पहुंच होनी चाहिए, इस पहुंच से वो केवल इसलिए वंचित है कि उच्चारण और लिपि में उनकी जातियां बोलने और लिखने में कहीं थोड़ा सा दोष है। बहुत सारी जगहों में भूमिया को भूइयां कहा जाता है, यह उच्चारण का दोष है। कुछ जगहों में भूमिया को भुजिया कहा जाता है, ये भूमिया, भुजिया, भुइया, भारिया, महार, गांडा, ये तमाम जो आदिवासी जनजातियां हैं वो लिपि और उच्चारण दोष के कारण उनको जनजाति के सर्टिफिकेट से वो वंचित है। तो और बड़े सुनियोजित तरीके से उनको उनकी मान्यता से दूर भी रखा जाता है। एक और उदाहरण है सरगुजा का। किसान बहुत बड़ी संख्या में वहां रहते हैं। किसान यानी आदिवासियों के अंदर किसान जनजाति है, उनका खेती के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, जनजाति का नाम किसान है। दूसरे प्रदेशों में किसान जनजाति को आदिवासी के रूप में, जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई है, लेकिन हमारे सरगुजा में किसान समुदाय आज भी संघर्षरत है कि उसको आदिवासी माना जाए और आदिवासी के रूप में उसको प्रमाण पत्र मिले। लेकिन बड़े ही सुनियोजित तरीके से कई सालों से लगातार उनके संघर्ष के बावजूद वो इससे वंचित है, क्योंकि किसान समुदाय की अधिकांश जमीन को गैर आदिवासी और बड़े लोगों ने हड़प कर लिया है। हड़पने वाले लोग सरकार में और प्रशासन में बैठे हुए हैं। आज यदि उनको आदिवासी जनजाति की मान्यता मिल जाएगी तो हड़पी हुई जमीन को छीनना इस आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा ही आसान काम है। तो एक संघर्ष छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि आदिवासियों को आदिवासी मानो। एक संघर्ष छत्तीसगढ़ के अंदर चल रहा है कि आदिवासियों को भी आदमी मानो, आदमी के रूप में उसे पहचानो, आदमी के रूप में उसकी इज्जत करो। यदि अर्थव्यवस्था में और जहाँ पर आदिवासी बहुतायत में रहते हैं
वहाँ की अर्थव्यवस्था आदिवासियों के हाथ में नहीं बची। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गैर आदिवासियों के हाथ में चली गई है। हाईवे के किनारे की पूरी उनकी खेती आज गैर आदिवासी बड़े लोगों के हाथ में है। उनके जंगल वनाधिकार के तहत जिनको उनको पट्टा मिलना चाहिए था, उन पर गैर आदिवासियों का कब्जा है। उनके तमाम संसाधनों पर गैर आदिवासियों का कब्जा है। जब अर्थव्यवस्था पर ही गैर आदिवासियों का कब्जा हो तो आदिवासियों के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई और ज़्यादा संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। और इस सब के बीच में जिस चीज़ का मैं शिद्दत के साथ जिक्र करना चाहता हूं कि सलवा जुड़ुम का अभियान बस्तर के अंदर चलाया गया था। पूरा देश जो है इससे परिचित है। भाजपा की सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। कांग्रेस की कारपोरेट परस्त लॉबी उसके साथ में थी। इस अभियान के साथ में कहा गया कि नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है सलवा जुड़ुम के माध्यम से। और हुआ क्या, 700 गांवों को खाली करवाया गया, 10 गांवों को जला दिया गया ताकि दहशत फैले और गांव के गांव खाली हो। हजारों लोगों की आबादी को बाड़े में कैद कर दिया गया। आज भी बस्तर के 700 गांव खाली है। उस जमीन को जिसके अंदर बहुमूल्य खनिज दबे हुए हैं, कारपोरेटों को देने की साजिशें चल रही है। लाखों लोगों को अपने गांव से, घरों से पलायन करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जंगलों में आज भी वो छिपे हुए, शरण लिए हुए हैं। जब तब उनको लाने की बात चलती है लेकिन कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलता। और सलवा जुड़ुम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय का पढ़ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ, जो हिम्मत आज के सुप्रीम कोर्ट में नहीं बची मोदी राज में, इस बात को रेखांकित किया था कि ये नक्सलियों को भगाने का अभियान नहीं है, ये आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करने का, समूची आदिवासी नस्ल को खत्म करने का अभियान है, ताकि जिस प्राकृतिक संसाधन के मालिक आज आदिवासी है, उन प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेटों को सौंपा जा सके। तो बस्तर में सच की जो लड़ाई है, जिसको कमल शुक्ला जी ने रेखांकित किया था कि आप या तो आदिवासियों के साथ में खड़े हो सकते हैं या फिर कारपोरेटों के साथ में खड़े होंगे, बीच का कोई रास्ता बचता नहीं है। और आदिवासियों के साथ में खड़े होंगे तो आपको नक्सली करार दिया जाएगा। आदिवासियों के साथ में आप खड़े होंगे तो पुलिस की गोलियां आपका पीछा करेंगी। आदिवासियों के साथ में आप खड़े होंगे तो कल्लूरी और उन जैसे कई जानवर पुलिस अधिकारी आपके लिए हथकड़ी लिए खड़े होंगे जेल के अंदर दाखिल करने के लिए। हजारों निरीह आदिवासी जिनके पास न पहनने का कपड़ा है, न जिंदा रहने के पर्याप्त साधन, केवल कुछ जमानती धाराओं में सालों से जेलों के अंदर बंद है और सामान्य तौर से इन सबको कह दिया जा रहा है कि ये नक्सली है। 1.5 साल के कांग्रेस के राज में उनके चुनावी वादे के बावजूद
उनके लिए जेल के बाहर का रास्ता खुल नहीं रहा है। ये स्थिति सलवा जुर्म ने पैदा किया है और खास तौर से उदारीकरण और 80-90 के दशक के बाद जो जमीन हड़पने के पूरे देश भर में जो योजना चली है, छत्तीसगढ़ उसका बर्बर शिकार हुआ। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय जब छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था, तब भी यही कहानी थी। अलग छत्तीसगढ़ होने के बाद भी वही कहानी आगे बढ़ रही है। 4 लाख हेक्टेयर जमीन, जिनमें से 2 लाख हेक्टेयर जंगल की जमीन थी, 2 लाख हेक्टेयर जमीन में खेती होती थी। ये 4 लाख हेक्टेयर जमीन आम जनता के हाथ से निकलकर जा चुकी है रियल बिल्डर्स के हाथ में, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हाथ में। और टाटा का उदाहरण आपके सामने है कि लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में टाटा ने स्टील प्लांट लगाने की मंशा बनाई। शुरुआती प्रोजेक्ट 5000 एकड़ का था और अंतिम रूप जब इस प्रोजेक्ट का आया तो 5000 एकड़ जमीन जो उसके कारखाने के लिए आवश्यकता थी, वो 5000 हेक्टेयर जमीन में बदल गई। 5000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शब्दशः बंदूक की नोक पर भाजपा की सरकार ने किया था। फर्जी ग्राम सभाएं आयोजित की गई, आदिवासियों के घरों में जाकर अंगूठे लिए गए बंदूकें टिका कर। लेकिन इसके बावजूद ये बस्तर का वामपंथी आंदोलन था, जिसके झंडे के नीचे आदिवासियों ने, किसानों ने ये कहा कि बंदूकें टिकाकर तुमने हमसे अंगूठा तो लगवा लिया है, लेकिन जमीन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वामपंथी आंदोलन था जिसके झंडे के नीचे आदिवासियों ने एकजुट संघर्ष किया। हजारों ने और अधिकांश ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया। जिन लोगों ने मुआवजा लिया उन्होंने भी जमीन छोड़ने से इंकार कर दिया और टाटा को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो अपने पैर पीछे खींचे। टाटा को वापस जाना पड़ा, लेकिन ये भाजपा सरकार की जिद थी कि आदिवासियों को जमीन लौटाई नहीं जाएगी। चुनाव हुए, कांग्रेस ने वादा किया कि टाटा की इस जमीन को आदिवासियों को लौटाया जाएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस वादे को पूरा किया, धन्यवाद उनको। लेकिन जमीन की ये लड़ाई, भूमि का ये अधिग्रहण केवल बस्तर में तो नहीं हुआ, पूरे छत्तीसगढ़ में अंधाधुंध तरीके से जमीन का अधिग्रहण हुआ। किसानों की जबरन जमीनें छीनी गई। रायगढ़ इसका शिकार हुआ। जिंदल आज भी जिंदा खेती को उजाड़ करके वहां अपनी राख डाल के मनमाने तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लेता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। कोरबा में जमीन हड़पने का खेल चालू है। चांपा में जमीन हड़पने का खेल चालू है और 70,000 मेगावाट बिजली बनाने का करार इन कारपोरेटों के साथ राज्य सरकार ने किया है। हमारे कोरबा की, चांपा की जमीन 70,000 मेगावाट बिजली बनाने का बोझ सहन नहीं कर सकती। लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। इन बिजली प्लांटों को लगाने के नाम पर कोल ब्लॉक भी उनको आवंटित कर दिए गए। बिजली का प्लांट लगा नहीं, लेकिन कोल ब्लॉक आवंटन के बाद कोयला खोदकर उसकी लूट बेतहाशा तरीके से जारी है। जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है, 5 साल से ज्यादा हो गए। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत इस जमीन को गरीब किसानों को लौटाना चाहिए, लेकिन जमीन वापसी के मामले में
टाटा के बाद अब कांग्रेस चुप है। उसे केवल बस्तर की जमीन याद है। चांपा में, कोरबा में, रायगढ़ में और दूसरी जगह जो जमीनें छीनी गई है उसके बारे में मौन है। यह वही कांग्रेस थी जब विपक्ष में थी तो कोल ब्लॉक का आवंटन का विरोध कर रही थी, लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ के 9 कोल ब्लॉक नीलामी के लिए खोल दिए गए कि कारपोरेटो आओ, कोयला खोदो और मुनाफा कमाओ, हमने कई बार मांग किया। जब झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, इस नीलामी को चुनौती दे सकती है, तो भूपेश बघेल जी, आपकी सरकार को क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं? अरे कम से कम केंद्र सरकार के सामने विरोध तो प्रकट कीजिए। मुख्यमंत्री जी चुप। क्यों? क्योंकि इस सरकार की नीतियां भी कारपोरेटों के साथ में है, उनके मुनाफे को बढ़ाने वाली है। और बोधघाट प्रोजेक्ट इसका जीता जागता नमूना है कि जो प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से डब्बे में बंद पड़ा था, जिस प्रोजेक्ट का पूरे छत्तीसगढ़ में और उस समय मध्य प्रदेश में विरोध हुआ था कि बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन होगा, उनकी सभ्यता और संस्कृति नष्ट होगी, जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, बड़े पैमाने पर वन्य प्राणी खत्म हो जाएंगे, पर्यावरण पर असर पड़ेगा, इकोलॉजी पर असर पड़ेगा। और इन तमाम बातों को देखते हुए उसे को डब्बे में बंद कर दिया गया था। सिंचाई परियोजना के नाम से फिर से इसको डब्बे से बाहर निकाल दिया। पहले से ज़्यादा विस्थापन आज आदिवासियों का होना है। 42 गांव उजड़ेंगे और लगभग 40,000 आदिवासियों का विस्थापन होगा। इन 42 गांवों का फैलाव 5,000 हेक्टेयर के बीच में है। आप यदि इन 42 गांव को उठाकर कहीं पर भी ले जाएंगे तो उनके बसने के लिए फिर इतनी जमीन का बंदोबस्त करना पड़ेगा। लगभग 35,000 एकड़ जमीन बोधघाट परियोजना में डूब जाएगी और आदिवासियों की सहमति लेने के लिए फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था होगी। जिन 350 गांवों में ये सिंचाई की बात कर रहे हैं वहाँ खेती की ज़मीन ही 1 लाख हेक्टेयर से कम है, और आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि उस क्षेत्र में 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होगी। तो फर्जी आंकड़े पेश कर आदिवासियों की सहमति लेने की कोशिशें जारी है। पेशा कानून दरकिनार, वन अधिकार कानून दरकिनार, ग्राम पंचायतों की सर्वोच्चता, सबको इन्होंने दरकिनार कर दिया है। जबकि ये वनाधिकार कानून कहता है कि आप यदि किसी परियोजना को लागू करना चाहते हैं तो ग्राम सभा की सहमति तो लेनी ही होगी। वनाधिकार कानून ये कहता है कि परियोजना को यदि लागू करना है तो उस क्षेत्र में पहले वनाधिकार की स्थापना करनी होगी। वनाधिकार की स्थापना नहीं, ग्राम सभाओं की सहमति नहीं, फर्जी सपने दिखाकर आदिवासियों की सहमति लेने की कोशिश। और कुल मिलाकर इसके पीछे क्या है? जो मूल परियोजना 400 या 500 करोड़ रुपए की थी, आज उसकी लागत बढ़कर 22-23 हज़ार करोड़ रुपए हो गई। और जिस रफ्तार से इस परियोजना की लागत बढ़ रही है उसके को देखते हुए अगले 10-15 सालों में जब यदि ये परियोजना पूर्ण हो सकती है न्यूनतम समय में, तब तक इसकी लागत बढ़कर लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो
ये 3 लाख करोड़ रुपयों का खेल है जो कारपोरेट की तिजोरी में जाना है। तो 3 लाख करोड़ रुपए मुनाफा कमाने के लिए ये गांव के गांव उजाड़ने के लिए तैयार है। ये हजारों आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए तैयार है। आदिवासियों की नस्ल को बर्बाद करने के लिए तैयार है। पोलावरम की एक परियोजना अभी भी जिंदा है। पूरा का पूरा हमारा सुकमा उसमें डूब जाने वाला है। और जो दोरला जनजाति है, सरकार की रिपोर्ट है कि ये दोरला जनजाति का समूचा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप एक जनजाति के अस्तित्व के खात्मे की कीमत पर पोलावरम परियोजना का समर्थन कर रहे हैं, उसको लागू करना चाहते हैं। आप कई आदिवासी नस्ल और उनकी पीढ़ियों की बर्बादी के आधार पर बोधघाट परियोजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं। और जिस उद्देश्य को आप सामने रख रहे हैं, निश्चित रूप से वो उद्देश्य पूरा होना नहीं है। बस्तर के लिए किसी बड़ी सिंचाई परियोजना की जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बस्तर में जो पानी ऊपर से गिरता है बरसात में, उस पानी को सहेजा जाए और उसके लिए विकेंद्रीकृत सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें विस्थापन कम से कम हो या नहीं के बराबर होगा, उसकी जरूरत है। लेकिन वो कारपोरेटों के लिए मुनाफे का धंधा नहीं बनता। तो आप जो है एक बोधघाट परियोजना को लागू करना चाहते हैं। तो ये सलवा जुड़ुम, ये कारपोरेट लूट, ये आदिवासियों को एक आदमी की तरह न देखना और आदमी के तरह इज्जत न देना, आदिवासियों के समूचे अस्तित्व को संकट में डालने का काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये कारपोरेट लूट बढ़ेगी, वैसे वैसे आदिवासियों का जीवन और ज़्यादा संकट में आने वाला है। और आदिवासियों के जीवन को उजाड़ने में सुप्रीम कोर्ट भी पीछे नहीं है। जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने लोगों के दावे वन भूमि पर निरस्त हो चुके हैं, उन सबको बेदखल करो। वनाधिकार कानून में जो वन भूमि पर काबिज है, आप पट्टा न दो, मत दो, लेकिन उजाड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया और देश के करोड़ों आदिवासियों के सामने जो संकट खड़ा हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ के 12 लाख आदिवासी परिवार भी शामिल हैं। वनाधिकार कानून क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। जिन लोगों को पट्टे देने की घोषणा इस सरकार ने किया है, आधे अधूरे पट्टे मिले हैं। जितना कब्जा है उसका 10वें हिस्से का भी पट्टा उनको मिला नहीं है। सामुदायिक अधिकार नाम की कोई चीज आदिवासी क्षेत्रों में आपने क्रियान्वित नहीं की है। राज्य सरकार ने भी वनाधिकार कानून को लागू करने के जो क्या नियम होंगे, अभी तक उन नियमों को उन्होंने बनाया नहीं है। और फिर से ये शोर मचाया जा रहा है कि जो वनग्राम राजस्व ग्रामों में तब्दील हो चुके हैं, उनको फिर से वन ग्रामों में बदल दिया जाएगा। क्यों? ताकि वन विभाग इसका मालिक बन जाए, आदिवासियों के हाथों में ये जमीन न जाए। तो वनाधिकार कानून का कोई क्रियान्वयन नहीं, पेशा कानून का कोई क्रियान्वयन नहीं, जो आदिवासियों को अपने क्षेत्र में स्वशासन का अधिकार देता है। ग्राम सभा की सर्वोच्चता को आप कोई मान्यता नहीं देना चाहते। जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन तमाम प्रोजेक्टों में फर्जी ग्राम सभाएं दिखाई जा रही है। और अभी हाल ही में
बैलाडीला के आदिवासियों ने जो इतना बड़ा संघर्ष किया कि आप उस क्षेत्र का औद्योगिकरण करना चाहते हैं, अडानी को देना चाहते हैं कारखाना लगाने के लिए। इस पहाड़ में हमारे देवता निवास करते हैं, उस पूरे पहाड़ को आप खोद देना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि ग्राम सभाओं की आपने सहमति ली है। लगातार 1 साल की जद्दोजहद के बाद इस सरकार ने माना कि फर्जी ग्राम सभाओं के जरिए जो है ये सहमति ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी भी अडानी के प्रोजेक्ट को निरस्त नहीं किया गया है। कुछ विभागों को तलब किया गया है कि आपने कैसे फर्जी ग्राम सभाएं आयोजित की। जितनी जो ये जो 2 लाख हेक्टेयर वन भूमि पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 70% प्रोजेक्ट खनन के, खुदाई के है। कहीं कोयला खोदा जा रहा है, कहीं बॉक्साइट खोदा जा रहा है, कहीं हीरे खोदे जा रहे हैं। रिलायंस के और अंबानी के 14 बड़े प्रोजेक्ट लाइन में लगे हुए हैं। लाखों आदिवासियों के उजड़ने का खतरा है। इन आदिवासियों को कहां बसाया जाएगा? पुनर्वास नाम की कोई चीज तो सरकार आजकल देती नहीं है। पुनर्वसन करती है, सेटलमेंट करती है। और इस सेटलमेंट की हकीकत हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कोरबा के अंदर 32,000 लोगों की जमीन अधिग्रहित की है। ACCL ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। पुनर्वास देना ACCL की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन केवल 2,500 लोगों को ही पुनर्वास मिला है, बाकी दर दर भटक रहे। तो ये जो सरकारी कंपनियां हैं, इसकी ये हालत है, तो हम समझ सकते हैं कि निजी क्षेत्र के ये जो उद्योग है, ये कारपोरेट है, ये किसी भी नियम को, किसी भी धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका एक ही धर्म हो सकता है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पीटे। और मुनाफे की ये हवस हम जानते हैं, इसी हवस ने पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को तबाह किया है। हम जानते हैं कि इसी हवस ने इस दुनिया के श्रेष्ठतम आदिवासी जातियों को पूरे नस्ल के साथ बर्बाद किया है। बर्बादी की यही विनाश लीला छत्तीसगढ़ में आज देखने को मिल रही है। इसी विनाश लीला को रचने की कोशिश की जा रही है। ये संकट आज आदिवासियों के सामने। भाजपा राज में 3,000 स्कूल बंद कर दिए गए युक्तिकरण के नाम से। 3,000 स्कूलों को बंद करने का मतलब है 1.5 लाख आदिवासी बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र से बाहर आ जाना। जो आदिवासी थोड़े से सक्षम होंगे उनके लिए सरस्वती शिशु मंदिर खोलने के लिए पूरी सुविधाएं भाजपा सरकार ने दे दी और खुल गए, चल रहे सरस्वती शिशु मंदिर। बड़े ही सुनियोजित तरीके से आदिवासियों की पूरी संस्कृति को तबाह करने का जो षड्यंत्र, उनको हिंदूवाद के दायरे में समेटने का जो षड्यंत्र चल रहा है, आज सबसे बड़े शिकार आदिवासी है। और दुख की बात यह है कि जो कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देती है, एक तरफ मोदी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास, उद्घाटन सब कुछ करने जा रहे, पूरी चकाचौंध हो रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी कांग्रेस की सरकार 51 राम मंदिर स्थापित
करने की योजना उसने बना ली। स्थापना और भूमि पूजन का काम शुरू है। हर मंदिर की नींव रखने के लिए मुख्यमंत्री दौड़ लगा रहे हैं। लोग कोरोना से मर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रशासन राम वन पथ गमन की खोज में और इस पथ में आने वाली जगहों पर राम मंदिर तैयार करने में जुटा हुआ है। पूरी की पूरी आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को तबाह करने की कोशिश ये सरकारें कर रही है। और इसीलिए साथियों, पूरे वामपंथ के सामने, जनवादी आंदोलन के सामने, वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि इस पृथ्वी में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में रहने वाला हर एक नागरिक इंसान के रूप में इज्जत की ज़िंदगी जिए, उसके मानवाधिकार सुरक्षित रहे, वो समुदाय कुल मिलाकर जिस सभ्यता और संस्कृति को सहेजता है और रचता है और जिससे मानव सभ्यता आगे बढ़ती है, इन बातों पर यकीन रखने वाले तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, समूची आदिवासी नस्ल को बचाने के लिए एक लड़ाई छेड़ना पड़ेगा। और इस कोरोना काल में बहुत ही जरूरी है कि हम सब जनवादी ताकतें जिन मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, आजीविका का उसमें सवाल है, उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, उसमें राहत के काम हैं, और इन सरकारों की जो उदारवादी नीतियों के जो दुष्परिणाम हमको दिख रहे हैं, और जिस कोरोना संकट की आड़ में इस देश की सरकारें हम सब लोगों के जनवादी अधिकारों पर बड़े पैमाने पर हमले कर रही है, पूरे संविधान और संविधान के मूल्यों को तहस नहस करने में जुटी हुई है, उस सब के खिलाफ हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक आंदोलन का निर्माण करना पड़ेगा। इस बात को हमको शिद्दत से समझना होगा कि यदि हमारा संविधान नहीं बचेगा तो हमारा देश भी नहीं बचने वाला है। संविधान नहीं बचेगा तो इस देश के किसी भी आदमी के मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। संविधान नहीं बचेगा तो किसी भी समुदाय और ख़ास तौर से आदिवासियों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के ये जो सामुदायिक अधिकार है वो भी नहीं बचेंगे। आज हिटलर और मुसोलिनी की शक्ल में मनुवाद को इस देश में अमल में लाने की कोशिश की जाएगी। ये वो मनुवाद है जो इंसान को इंसान के दर्जे से
गिराने में यकीन करता है। ये वो मनुवाद है जो व्यक्ति और समुदाय से उसके पूरे अधिकार छीनकर आज के युग में सबको कारपोरेट की चाकरी से, उसकी गुलामी से बांधने में यकीन रखता है। मनुवाद की शक्ल में हिंदुत्ववादी ताकतें इस देश में फांसीवाद को लादना चाहती है। फांसीवाद आएगा तो कोई सुरक्षित नहीं होगा, कोई सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हम सब, हमारी जनता, कोई आदिवासी समुदाय सुरक्षित नहीं होगा। ये लड़ाई हम सब की मिलीजुली लड़ाई है। हमें आशा है कि कॉमरेड शैलेंद्र शैली ने संघर्ष की जिस ज्वाला को जलाया है, जिसकी रोशनी से हम सब प्रकाशित हो रहे हैं, वो प्रकाश, वो रास्ता दिखाता है, वो बताता है कि इस लड़ाई को किस तरीके से संगठित किया जाए। और छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों को संगठित करना, दलितों को संगठित करना, अल्पसंख्यकों को संगठित करना, किसानों को संगठित करना, मजदूरों को संगठित करना, गरीबों को संगठित करना, और यही वो तमाम तबके हैं जो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के चालक पहिए है। इन सब को संगठित करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है। हम इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उस चुनौती का हम डटकर मुकाबला करेंगे। हम अपने आदिवासी भाइयों के जीवन को सहेजेंगे, संवारेंगे। उनके अस्तित्व पर जो संकट आकर खड़ा हुआ है, उस संकट से हम सब लोग मिलकर जूझेंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।